हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो इतिहास सब विषय से बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बहुत डिटेल आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सीखेंगे और यहाँ से प्रश्न चूँकि पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसका कालखंड क्या है। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये ईस्वी है, यहीं से ईस्वी शुरू हुई, सन 1 ईस्वी, ठीक। ईस्वी से पहले आप ध्यान से देखिए, ये 1750 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व से भी पहले यहाँ कहीं 2500 से 3000 भी इसको मान सकते हैं। 2500 से 1750 इसके बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब आप ध्यान से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके बीच में थी? 1750 ईस्वी पूर्व। देखिए ईस्वी अभी यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, बहुत बाद शुरू हो रहा है। उसके पहले 1750 ईस्वी पूर्व और उससे भी पहले 2500, इसके बीच में कहीं करीब सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे रही होगी, ठीक। और अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल जो है 2500 से इधर का जो काल है ये पाषाण काल है। इसको हम पूरा डिटेल आपको बता दें, जितना भी पहले आप जा सकते हैं, कई लाख ईस्वी पूर्व तक भी जा सकते हैं, 3 लाख ईस्वी पूर्व, यानी 3000 ईस्वी पूर्व से 3 लाख ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो पाषाण काल था, यानी मानव जीवन का विकास हो रहा था। तो काफ़ी लंबा समय पाषाण काल का हो गया। और 2500 से 1700 यानी इस बीच में सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक। अब इसके आगे की घटना हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक की घटनाओं को हमने जिक्र कर दिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, ठीक है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उस समय दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, 1921 ईस्वी की बात है, 1921, भारत में पुरातत्विक विभाग के जो जनक थे, भारत में जो पुरातत्विक विभाग का हेड थे वो थे दयाराम साहनी। इसी समय सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया था और इनको पुरातत्विक विभाग का हेड बनाया, दयाराम साहनी को। इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा स्थान की खोज हुआ। पहला स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान खोजा गया वो कौन सा स्थान था? हड़प्पा। तो हड़प्पा की जब खोज होती है, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थान खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का भी नाम रख दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नाम हो गए। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता तो है ही, क्योंकि इसका पहला स्थान जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे, ठीक है, पश्चिमी पंजाब में ये क्षेत्र पड़ता है। रावी नदी के किनारे का ये स्थान है, रावी नदी। तो नदियों का बहुत रोल रहा है, कोई भी सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक एक स्थान है जिसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कुछ दिन बाद जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज किया।
ये सिंधु नदी के किनारे हैं। तो राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज किया। तो इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पंजाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन दोनों की खोज हो जाती है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा। चूँकि पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हो गया। उस नाम को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसकी जो काल अवधि थी वो 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 यानी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में थी, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब इस सभ्यता की एक और हम विशेषता आपको बता दें कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। तो लिखित साक्ष्य है इस सभ्यता के, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस काल को क्या कहते हैं? 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। इसकी लिपि है लेकिन उस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है। तो अगर लिपि की बात करें तो लिपि इसकी जो है वो चित्रात्मक है। इसको भी आप नोट कर लें, चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है जिसे पढ़ा नहीं गया वो कैसी लिपि है? वो चित्रात्मक लिपि है। ठीक है। अब भारत में पुरातत्व विभाग के जनक किसको कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? तो भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। इसे लिख लें, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया जाता है। पहला स्थान हड़प्पा मिलता है जिसे दयाराम साहनी ने किया 1921 ईस्वी में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। दूसरा स्थान जो खोजा गया वो मोहनजोदड़ो, जिसका खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का ये सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इतनी बातें आपको पता चल गई। इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी कहा गया था। पिगट एक इतिहासकार थे, पिगट महोदय ने इन दोनों स्थानों को क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी संज्ञा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो इन दोनों को उन्होंने कहा था। ठीक है। अब इसकी लिपि की अगर हम बात करें तो इसकी लिपि चित्रात्मक है, जिसे अभी भी समझा नहीं जा सका है। और इसमें बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता में स्थान खोजे गए थे और उन सभी स्थानों को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आप देखें ये भारत का मैप है। ये मांदा, ये चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मांदा एक जगह है, मांदा या मांडा। ठीक, तो ये चिनाब नदी के किनारे है मांदा। तो जम्मू कश्मीर में मांदा से लेकर के हिंडन नदी, हिंडन नदी ये मेरठ के पास है, ये यूपी में पड़ता है। ये कहाँ है? यूपी। यूपी में हिंडन नदी के पास एक स्थान है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी। जम्मू कश्मीर में मांदा, यूपी के आलमगीरपुर। और दायमाबाद, दायमाबाद एक स्थान है महाराष्ट्र का जो प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के दायमाबाद से लेकर के सुतका गिडोर, आप ये ध्यान दें, सुतका गिडोर, सुतका गिडोर एक स्थान पड़ता है जो बलूचिस्तान में है, यानी कि पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो पाकिस्तान का एक प्रांत है। तो पाकिस्तान के सुतका गिडोर तक क्या फैला था?
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। आप ये देख पा रहे होंगे ये त्रिभुजाकार है, तो कभी कभी ये भी पूछता है कि किस सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है, तो त्रिभुजाकार आकार में ये फैला है, इसलिए इस सभ्यता को त्रिभुजाकार कार्य सभ्यता भी इसको बोला जाता है कि त्रिभुजाकारी क्षेत्र में कौन सी सभ्यता का विस्तार हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो इसे भी आप बता दीजिए। ठीक, ये सिंधु नदी के किनारे पंजाब प्रांत में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक 2 स्थान थे। इन दोनों स्थान की खोज होने के साथ साथ कई सारे स्थान जो भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्थान की खोज हुआ जो हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। जैसे प्रमुख स्थल जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए थे। भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल, जैसे लोथल क्या है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। लोथल क्या है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। यह बंदरगाह है, किस नदी पर है, भोगवा नदी पर है। तो लोथल गुजरात प्रांत के भोगवा नदी के किनारे का एक स्थान है जो एक बंदरगाह भी है। ठीक है ना। लोथल से चावल के प्रमाण भी मिले हैं, तो चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। धौलावीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्या है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। धौलावीरा भी गुजरात प्रांत से, यानी कि गुजरात क्षेत्र कह लीजिए, गुजरात क्षेत्र से एक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा है जहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। चूँकि ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी और वो लकड़ी की नाली बनाई गई थी। ठीक है, तो लकड़ी की नाली से यहाँ पे काफ़ी उत्तम व्यवस्था बनाई गई थी जल निकासी की। ठीक है, तो धौलावीरा से किसका प्रमाण मिलता है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। चूँकि ये नगरीय सभ्यता थी तो जल निकासी की व्यवस्था, आज भी देखिए जल निकासी की व्यवस्था एक बहुत बड़ा संकट है आज के समय में, लेकिन चूँकि ये नगरीय सभ्यता इस समय विकसित हो चुकी थी 2500 से 1700 BC के बीच में। इस समय भवन निर्माण जो था वो भी एक सिस्टमैटिक ढंग से भवन निर्माण किया जाता था, जिसे ग्रिड सिस्टम कहते थे। अभी हम आगे आपको इसका डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी धौलावीरा में। सुतकोटदा ये भी एक स्थान है जो गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। सुतकोटदा, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुतकोटदा से किसके अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। नगरीय सभ्यता है, ग्रिड सिस्टम। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता का दर्जा मिला है, तो आप क्या आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया है। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो भवन होते थे, भवन के 3 तरफ रास्ते होते थे। एकदम ये फिक्स है कि कोई भवन बने उसके 3 तरफ रास्ता रहे। जैसे मान लीजिए ये भवन है, मकान है, ठीक, तो इसके इस साइड देखिए रास्ता है, ठीक, और इस साइड भी रास्ता है, और इस भवन के इस साइड भी रास्ता है। तो ये भवन है बीच में, ठीक, इसके 1 2 3 तरफ से रास्ता है। ये भी भवन है, इसके भी 3 तरफ से रास्ता है। ठीक है, तो देखिए ये भवन है तो 3 तरफ से रास्ता हो गया, फिर यहाँ भवन रहेगा। तो इस तरह से जो है कि कोई भी मकान जो बनता था, मकान के 3 तरफ से रास्ता दिया जाता था। ठीक, जो चौड़ा रास्ता था उधर ये लोग अपना मुख नहीं करते थे। जो गली की तरफ खुलता था, जो पतला रास्ता होता था, उधर इन लोगों के भवन का जो रुख होता था वो पतले यानी कि गली की ओर खुलता था, और जो चौड़ा रास्ता होता था उधर केवल रास्ते के लिए यूज किया जाता था, और जो गली की तरफ खुलता था वो पतला रास्ता होता था, उधर इन लोगों का भवन का जो मुख होता था वो गली की तरफ खुलता था। ठीक है ना, तो बस ये सब चीज़ें इससे पूछा जा सकता है। बेसिकली ये पूछा जाता है नगरीय सभ्यता और कौन सा सिस्टम था, तो ग्रिड सिस्टम। यही ग्रिड सिस्टम हो गया कि 3 तरफ से रास्ते होते थे। किसी भी भवन के आमने सामने 3 तरह के रास्ते होते थे।
अच्छा, यहाँ पे जो सत्ता थी वो कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसे स्ट्रक्चर्ड थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि मात्र सत्तात्मक का मतलब ये होता है कि मात्र देवी की ये लोग पूजा करते थे, ठीक। और जैसे इस समय की जो सत्ता है वो पितृ सत्तात्मक होती है, लेकिन उस समय जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी, वो मात्र सत्तात्मक है, ठीक। कुबड़ वाले सांड की पूजा किया जाता था। किसकी पूजा की जाती थी? कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा। इसकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, ये चीज़ मैंने बता दिया था। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक जो बेसिक आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।